नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। बहुत सी सामान्य बातों को लेकर हमारी चर्चा होती है और बहुत से सामान्य प्रश्नों के उत्तर हम नहीं दे पाते। तो ऐसे कुछ सामान्य मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे जब भी समय मिलेगा। बहुत से बेसिक सवाल हो सकते हैं। असल में ये कक्षा, आज की जो क्लास है वो ऐसे विद्यार्थियों के लिए नहीं है जो बहुत कुछ जानते हैं, बहुत अच्छे विद्वान हैं, विदुषी हैं। यह बिल्कुल सामान्य, मुझे लगता है 5वीं क्लास से ऊपर का कोई भी विद्यार्थी उसके ये क्लास काम की हो सकती है। और एक घटना मुझे याद आती है कि मैं एक क्लास में था और वहाँ एक अधिकारी आया, शिक्षा अधिकारी, और उन्होंने पूछा कि मात्रा किसे कहते हैं। तो मेरे पास एक काफ़ी बड़ी क्लास थी जिसमें 100 के आसपास बच्चे थे और इसमें कोई विद्यार्थी नहीं बता पाया। हालांकि मैं उनको केशव, बिहारी, तुलसीदास के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें समझाता था, लेकिन वो बहुत सामान्य प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाए। तो मुझे लगता है कि हमें ऐसे मुद्दों पर भी बात करनी चाहिए। आज की जो हमारी क्लास है वो 2 शब्दों को लेकर है, बहुत बेसिक और व्याकरण, या मुझे लगता है कि जब भाषा की शुरुआत करते हैं, जब विद्यार्थी क ख ग ही सीखता है, ये तब की बात है। तब विद्यार्थियों को इन शब्दों से सामना करना पड़ता है कि क्या है वर्ण, क्या है मात्रा, और मुझे लगता है इससे उसकी शुरुआत होती है। भाषा के माध्यम से हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं, ये हम जानते हैं, लेकिन कोई भी भाषा किसी भी विचार को कब रख पाती है? जब वह वाक्य फॉर्म में आती है। जैसे एक वाक्य है, राम आम खाता है। अगर आप केवल राम कहेंगे तो हमें नहीं मालूम पड़ेगा राम के बारे में आप क्या विचार व्यक्त करना चाहते हैं। अगर केवल आम कहेंगे तो भी हमें नहीं मालूम कि आप आम के बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं। जब आप पूरी बात कहेंगे कि राम आम खाता है, तब एक संदेश हम समझ पाएंगे कि राम नाम का व्यक्ति आम नाम के फल को खाने नाम की क्रिया कर रहा है। ठीक है, तो असल में हम पूरी बात वाक्य से समझ पाते हैं। हम कहते हैं कि भाषा विचारों को आदान प्रदान करने का माध्यम है, तो ये आदान प्रदान वाक्य संरचना में आने के बाद में होता है। कभी कभी एक शब्द भी वाक्य का काम करता है, वो अलग चीज है, लेकिन असल में ये वाक्य किससे बना, यह भी हम कह सकते हैं कि भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य है, क्योंकि इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। तो वाक्य किससे बना? तो शब्दों से बना। राम एक क्या है? शब्द है। तो फिर राम शब्द का निर्माण किससे हुआ? क्या राम का विभाजन हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। राम में र, आ, मैं और अ, ये 4 ध्वनियां हैं। र, आ, मैं, अ, ये 4 क्या है? ध्वनियां हैं। ध्वनि को अंग्रेजी में साउंड कहते हैं, बहुत सामान्य शब्द हमारे लिए। ध्वनि यानी साउंड। हम ये जानते हैं कि जब हम बोलते हैं तो हमारे अंदर से जो वायु निकलती है वो एक ही प्रकार की साउंड होती है, फिर लेकिन हमारे मुख के अंदर अनेक प्रकार के उच्चारण अंग हैं। सामान्यतः 5 उच्चारण अंग है। इसके साथ जीभ का मेल होता है, तो हमारे मुख के अंदर क, च, ट, त, प आदि बनते हैं। नहीं तो अंदर से तो एक ही प्रकार की वायु आती है, तो अंदर से जो वायु आती है वही साउंड बनती है। ठीक है, तो वह ध्वनियां हैं। क्या इन ध्वनियों का और आगे विभाजन संभव है? नहीं है। र, आ, मैं, ए, क्या इनको भी आगे बांटा जा सकता है, विभाजित किया जा सकता है? जैसे हमने वाक्य का विभाजन शब्दों में कर दिया, शब्दों का विभाजन ध्वनि में कर दिया, क्या ध्वनि का और आगे विभाजन हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ऐसा कहा जाता है कि ध्वनि एक प्रकार से भाषा की या व्याकरण की सबसे छोटी इकाई है। यहीं से छोटे छोटे प्रश्न आते रहते हैं, बहुत सिंपल प्रश्न, सामान्य प्रश्न आते रहते हैं। तो ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। एक बात और समझें, तो भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक यानी बोलना और लिखित यानी लिखना। तो ध्वनि का संबंध किससे है? जब मैं बोल रहा हूं तो ध्वनि का संबंध मेरे बोलने से तो है। अभी जब मैं बोल रहा हूं तो मेरे अंदर से हवा निकलती है और मुख अवयवों से टकराकर, घर्षण करते हुए या स्पर्श करते हुए अनेक प्रकार की ध्वनियों का निर्माण करती है। इसमें कुछ लिखा जा रहा है क्या? अभी मैं बोल रहा हूं, इसमें बोलने में कुछ छप रहा है क्या? नहीं छप रहा है। तो इसका मतलब ध्वनि का संबंध, साउंड का संबंध मौखिक से है। हजारों वर्षों तक भाषा मौखिक रूप में ही रही, लिखित था ही नहीं उसका कोई रूप। फिर बाद में चिन्ह बने, और आज अगर मैं बोलूं क,
मैंने एक ध्वनि का उच्चारण किया जिस ध्वनि का नाम है क, तो उस ध्वनि को व्यक्त करने के लिए हमारे पास एक चिन्ह है, ये रहा एक चिन्ह है जिसका नाम है क। पहले मौखिक भाषा का निर्माण हुआ या लिखित का? पहले मौखिक का हुआ। ये सवाल उतना पेचीदा नहीं है जितना कि मुर्गी पहले आई कंडा पहले आया। ये तो बड़ा सामान्य सवाल है कि पहले मौखिक भाषा आई बाद में लिपि का निर्माण हुआ। तो क नामक ध्वनि पहले आई और इसको व्यक्त करने के लिए चिन्ह बाद में आया। जैसे हम लिखते हैं कि इधर है ना, ये रास्ता इधर जा रहा है, तो हम यूं करके एक तीर का निशान लगा देते हैं, तो वो ये बताने का चिन्ह है कि रास्ता इधर जाता है। जैसे शराब खानों पे लिखा रहता है शराब की दुकान इधर है, फिर ये मना कर दिया होगा या भद्दा लगता हो तो लोगों ने लिखना शुरू कर दिया दुकान इधर है, फिर इतना ही लिखना शुरू किया इधर है और एक तीर का निशान लगा देते थे। अब खाली तीर का निशान लगा के छोड़ देते हैं और उसका मतलब ये होता है शराब की दुकान इधर है। तो वो जो तीर का निशान है वो एक चिन्ह है, वो किस बात को व्यक्त करता है कि दुकान इधर है। ऐसे ही ये एक चिन्ह है। प्रत्येक ध्वनि को व्यक्त करने के लिए चिन्ह बनाए गए, जैसे ख, अब ख का चिन्ह ये है। तो फिर वर्ण किसको कहते हैं? जो हम बोलते हैं वो ध्वनियां है, और जब हम किसी ध्वनि को इस प्रकार से लिख देते हैं तो वह वर्ण हो जाता है। तो असल में ध्वनि मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई है, तो वर्ण लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो अगर हम परिभाषा की बात करें, मान लो हमें परिभाषा ही लिखनी हो, तो फिर वर्ण की परिभाषा क्या है? ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। बस जो बोला जाता है, अच्छा तुम ये कह दोगे समाज, अब ये शब्द है समाज, ये पूरा ही अपने आप में आवाज है लेकिन ये शब्द है। और समाज शब्द, समाज नाम जो शब्द है उसका साउंड एक साथ नहीं निकला, स निकला, ए निकला, मैं निकला, आ निकला, ज निकला, ए निकला, यूं करके सारे साउंड निकले हैं। हमने फटाक से बोल दिया समाज, एक साउंड नहीं है ये शब्द है और अनेक ध्वनियों से मिलके बना है। स, अ, मैं, आ, ज, ए, इन ध्वनियों से मिलके बना है समाज। तो ध्वनि सबसे छोटी इकाई है और ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। दूसरा सवाल, वर्ण हम सबसे पहले पढ़ते हैं, हम विद्यार्थी को पढ़ाते हैं वर्णमाला। जैसे मोतियों की माला में मोती होते हैं, जैसे फूलों की माला में फूल होते हैं, वैसे ही वर्णमाला में वर्ण होते हैं। और वर्णमाला में वर्ण दो भांत के होते हैं, स्वर और व्यंजन। आगे नहीं फैलाएंगे इसको, यही खत्म करेंगे। दूसरा सवाल है कि मात्रा क्या है? हमारे यहाँ जो ध्वनियां है या जो वर्ण है, जिसमें से वर्ण में दो प्रकार के वर्ण है। जैसे हमने कहा स्वर, तो स्वर को हम मात्राएं भी कहते हैं, जैसे ए और आ, ये दो स्वर हैं। इनको बोलने में जो समय लगता है वो अलग अलग समय लगता है। अगर हम बात करें आ, इ, उ और उ, ये चार स्वर है, ये वर्ण है चार। तो किसी को बोलने में कम समय लगता है, किसी को बोलने में ज्यादा समय लगता है। जैसे हम इसको बोलेंगे आ, इ, उ, उ। एक को बोलने में ज्यादा समय लगता है, एक को बोलने में कम समय लगता है। तो जो बोलने में लगने वाला समय है उसी को हम मात्रा कहते हैं। ये जो वर्ण है, ये जो वर्ण है, इनको बोलने में यानी उच्चारण करने में जो समय लगता है, यानी जो काल लगता है, वो क्या कहलाता है? मात्रा कहलाता है। मात्रा की सीधी परिभाषा क्या है? वर्ण का उच्चारण काल, वर्ण को बोलने में लगने वाला समय मात्रा कही जाती है। अगर इसको बोलने में समय कम लगता है तो हम कहते हैं ह्रस्व मात्रा है। अगर इसको बोलने में ज्यादा समय लगता है तो हम कहते हैं दीर्घ मात्रा है। जैसे आ को बोलने में ज्यादा समय लगता है तो आ दीर्घ मात्रा है, और इ
को बोलने में कम समय लगता है तो ई ह्रस्व मात्रा है। इसी ह्रस्व को हम छोटी मात्रा कहते हैं और दीर्घ को हमारे यहाँ बड़ी मात्रा कहा जाता है। मैं बहुत आमतौर पे विद्यार्थियों को कहता हूँ कि छोटी और बड़ी यूँ मत समझना कि पहले और बाद में पैदा हुई, ऐसा नहीं है, एक ही साथ ही जन्मी। लेकिन छोटी होने का मतलब जिसको बोलने में कम समय लगता है, और जिसको बोलने में दीर्घ का मतलब बड़ी, यानी उसका मतलब ये हो गया कि जिसको बोलने में ज़्यादा समय लगता है। तो दो प्रश्नों पे हमने बात की। वर्ण किसे कहते हैं? ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। ध्वनि किसे को कहते हैं? मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अगर किसी ध्वनि को हम लिख देंगे तो क्या बन जाएगा? वर्ण बन जाएगा। वर्ण को बोलने में जो समय लगता है, उच्चारण जो काल उसका है, उसको क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। और मात्रा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? ह्रस्व और दीर्घ। ऐसी बहुत सी सामान्य सामान्य बातों पर हम बात करेंगे। बहुत लंबा चौड़ा ज्ञान बहुत जगह भरा पड़ा है, हम देते रहते हैं, लेकिन बहुत सामान्य बातों पर हम चर्चा नहीं करते। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं बहुत ऐसे बिल्कुल बेसिक चीज़ों पर बात कर सकूं, बहुत आधारभूत सवालों पर हम बात कर सकें। तो ऐसी हम चर्चा करते रहेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।